गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फोर्थ चैप्टर ले रहे हैं फर्स्ट यूनिट का। लास्ट चैप्टर है ये, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या समझते हो आप? दिस इज़ इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल फंक्शनिंग, राइट। अगर किसी की बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके हेल्दी हैं और नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इज़ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। बट ये अगर हम WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको किस तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफ़ाइन किया है, उसमें सिर्फ फिज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि इट इज़ टोटल वेलबींग। कहने का मतलब फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट्स, चारों एस्पेक्ट्स लिए हैं। WHO का कहना है कि अगर आदमी जो है वो मतलब फिज़िकली फिट है, इमोशनली, बिहेवियरली, है ना, और सोशल एस्पेक्ट्स भी उसके नॉर्मल हैं, तब जाकर हम कह सकते हैं कि ही इज़ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ठीक है, सो ये चारों एस्पेक्ट्स को ट्रीट करता है WHO जो है। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने में सोसाइटी में जैसे प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि इंडिया में अगर हम बात करें इस तरफ, है ना, इस फील्ड के बारे में सोचा गया और 1951 में बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए गए जिनको फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स कहा गया। ठीक है, तो उसमें उसके बाद से अब तो बहुत साल हो गए ना, मतलब बहुत पुरानी बात है ये। अब धीरे धीरे इन प्रोग्राम्स को और ज़्यादा मॉडिफाई किया जा रहा है और अब ये प्रोग्राम्स किस नाम से जाने जाते हैं? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, RCH। तो ये जो है एब्रीवेशन के तौर पे भी आ जाती है। RCH की फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तो इसमें ना सिर्फ मतलब जो मदर है ना, वही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि जो बच्चा होगा आगे, यंग वन है, उसकी हेल्थ भी इसमें इंक्लूडेड है। सो दिस इज़ RCH प्रोग्राम। और इसका मेजर मोटिव क्या है? देखिए इन प्रोग्राम्स का, एक तो अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों में, ठीक है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी उसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, लोगों में जागरूकता लाना एक तो, और दूसरा प्रोवाइडिंग देम फैसिलिटीज़, है ना। एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए हमें जिन भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो भी सरकार इसमें देती है। तो ये दो मेजर इसके मोटिव्स हैं या उद्देश्य हैं, एक तो अवेयरनेस लाना और दूसरा फैसिलिटीज़ देना। तो फिर किस तरह से कर रही है ये गवर्नमेंट, उसके कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं, उसके लिए देखिए अवेयरनेस के लिए क्या किया गया है, ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया की हेल्प ली जाती है ना। इसमें गवर्नमेंट एजेंसीज और नॉन गवर्नमेंट NGOs बहुत सी इन्वॉल्व होती हैं, जो कि ऑडियो विजुअल का मतलब होता है जैसे TV, रेडियोज़ के माध्यम से, है ना, सुनने और देखने के माध्यम से, और प्रिंट मीडिया का मतलब है जैसे कि अखबारों में या इश्तेहार वगैरह दे के, है ना, उस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करना। देन सेकेंड इज़ कि सरकार ने अब क्या किया है, स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया है ताकि जो बच्चे हैं, खासकर एडोलेसेंट्स, वो इसके बारे में, इन इश्यूज़ के बारे में जान पाएँ। देन एडोलेसेंट्स, वही दे आर बीइंग एजुकेटेड अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस से रिलेटेड जो चेंजेस उनकी बॉडी में आती हैं, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्शुअल प्रैक्टिसेस, देन STDs, दैट इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में उनको एजुकेट किया जा रहा है एडोलेसेंट्स को, सो दैट दे कैन लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ। एंड देन ये तो एडोलेसेंट्स की बात हुई ना, मतलब जो बच्चे वही प्यूबर्टी की एज में आ जाते हैं, उनको इन सब का नॉलेज दिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो कपल्स हैं या जो मैरिजेबल एज के लोग हैं, है ना, फर्टाइल कपल्स, उनको भी एजुकेट किया जाता है किसके रिगार्डिंग, कि वो बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ना, डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं उनको बताई जाती हैं। प्रेग्नेंट मदर्स की केयर कैसे की जाए, और उसके बाद पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। पोस्ट नेटल का मतलब होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। प्री नेटल क्या हो जाएगा? बिफोर चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब प्रेग्नेंट है मदर, वो प्री नेटल पीरियड है। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद का जो पीरियड है उसको पोस्ट नेटल कहते हैं। तो उसमें भी माँ और बच्चे दोनों को केयर की ज़रूरत होती है। सो पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, है ना, माँ का दूध पिलाना जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी समझाया जाता है।
एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, यानी वही चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको बराबर अवसर दें माँ बाप जो हैं, और उनमें कोई भेदभाव ना करें। तो ये सारी चीज़ें उनको एजुकेट की जाती हैं। सो इस तरह से ये जो RCH प्रोग्राम्स हैं ये काम कर रहे हैं। नाउ अब अगर हम एक क्वेश्चन ये भी देख लें, इस तरह का भी बनता है एक आपका, कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्षेत्र में अगर हम देखें कि क्या समस्याएं आ रही हैं सामने, तो देखो पहला पॉइंट आ जाएगा ओवर पॉपुलेशन, है ना। मतलब इंडिया में आपको पता ही है पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है हमारी, तो उस वजह से सबको मतलब फैसिलिटीज़ देना जो है सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। अर्ली मैरिज, है ना, चिल्ड्रन दे आर ऑफन मैरिड एज सून एज दे अटेन प्यूबर्टी। इंडिया में अगेन बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम एज में ही बच्चों की शादियाँ करवा दी जाती हैं ना। देन हेल्थ ऑफ मदर्स, और अर्ली मैरिज के कारण क्या होता है कि जल्दी माँ बनेंगी लड़कियाँ तो उनमें बहुत सी डिजीज़ होने का खतरा रहता है। डिफॉर्मिटीज़, ठीक है, अगेन ऐसी माएँ जो जल्दी माँ बनेंगी लड़कियाँ, उनके जो बच्चे होंगे उनमें भी फिर डिफॉर्मिटीज़ कई तरह की आ सकती हैं। देन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये दोनों इनकी फुल फॉर्म्स आप पहले तो MMR और IMR कर लीजिए, और होता क्या है ये आपको बाद में मैं बताऊंगी। मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ, और मैटरनल मॉर्टेलिटी का मतलब क्या हुआ कि माँ जो प्रेग्नेंट मदर है उसकी डेथ होना, है ना, या तो चाइल्ड बर्थ के टाइम मान लो हो जाती है या उसके बाद होती है। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है, इन्फेंट्स मीन्स जो बच्चे होते हैं 1 साल तक के, उनको इन्फेंट्स कहा जाता है। तो जैसे हमने कहा ना कि पैदा होने के बाद भी उनकी केयर की ज़रूरत होती है। अगर प्रॉपर केयर ना हो तो 1 साल के अंदर अंदर, है ना, बच्चे कई वजहों से उनकी डेथ हो सकती है। तो ये ज़्यादा है ना। अगर छोटी उम्र में शादी होती है तो माँ के लिए भी खतरा है और बच्चे के लिए भी। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी इससे बढ़ता है और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी। इसके अलावा STDs, वही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं, ये भी बहुत देखने को मिलती हैं अगर प्रॉपर नॉलेज ना हो, है ना, इन चीज़ों का। तो देन करियर, अर्ली मैरिज ब्लॉक्स द करियर ऑफ द कपल, स्पेशली ऑफ द लेडी ऑल्सो। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जिनको कि इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये RCH प्रोग्राम्स जो हैं चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ एक और पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, वही आ गया ना, ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी, चाहे तो स्कूलों में मतलब सेक्स एजुकेशन शुरू करें या जैसे भी है। देन इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज, कहने का मतलब डिलीवरी जो है, अदरवाइज़ क्या होता है, देखो गांव वगैरह में लोग हॉस्पिटल नहीं जाते और घरों में ही, है ना, जो दाइयाँ होती हैं, मिडवाइफ्स जो होती हैं वही करवा देती हैं ना, लेकिन वो उतनी ज़्यादा नेचुरली एजुकेटेड नहीं होती हैं। तो कहने का मतलब हॉस्पिटल में जाना चाहिए और मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज ही करवानी चाहिए। देन पोस्ट नेटल केयर, नेचुरली वहाँ हॉस्पिटल में जो है पोस्ट नेटल केयर भी होती है, जिससे कि अगेन वही MMR और IMR जो है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जा सकता है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज़, है ना, कपल्स को एजुकेट किया जा सकता है, उनको स्मॉल फैमिली के बारे में उसके फ़ायदे क्या हैं वो बताए जा सकते हैं। देन रिसर्च इन वेरियस एरियाज़ बाय NGOs, या ये उस पर रिसर्च करें कि कौन से मेथड्स हैं जो फैमिली प्लानिंग के और अच्छे बेहतर किए जा सकते हैं। देन मेडिकल फैसिलिटीज़, वही बात की, प्रोवाइड की जाएं। और अवेयरनेस ड्यू टू अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना, ये भी लोगों को समझाया जाए कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स, उन जितने भी सरकार ने बनाए हैं उनको सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट कर सकें। और स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, स्टैट्यूटरी बैन का मतलब होता है कि कानूनी, है ना, उस पर बैन लगा दिया जाए इस टेक्निक पे, और ये टेक्निक है क्या इस पर हम अभी आते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन,
है ना, टीकाकरण जिसको बोलते हैं ना, बच्चे को पैदा होते ही टीके लगते हैं, फिर 6 महीने बाद या ऐसे लगते रहते हैं साल बाद, तो उसको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स कहते हैं। तो ये भी होने चाहिए, हो भी रहे हैं खैर। और यहाँ पर जो वर्ड आया है देखिए, एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगाने का क्या मतलब है, क्या होती है एमनियोसेंटेसिस, ये अलग से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ दिस इज़ a medical procedure used in prenatal diagnosis of chromosomal abnormalities या fetal infection। ठीक है, ये एक क्या है, मेडिकल प्रोसीजर है ना, एक टेक्निक है बेसिकली, जो कब यूज़ करते हैं हम, प्रीनेटल, फिर वही वर्ड आ गया ना, प्रीनेटल मीन्स बिफोर बर्थ, जब बच्चा अभी माँ के गर्भ में ही है उस टाइम हम इस टेक्निक की मदद से क्या पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है या किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, कैसे पता लगाया जाता है अब ये, इसके लिए क्या करते हैं देखिए, जो इसके नाम में आ रहा है ना एमनियन, मैंने आपको बताया था ये एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है ना फीटस के अराउंड, एमनियन, कोरियन और योक सैक और एलेंटोइस, 4 हमने की थी। तो एमनियन जो है बच्चे के आसपास एक मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। हियर यू कैन सी दिस इज़ द ग्रोइंग फीटस, और इसके आसपास यहाँ पर ये प्लेसेंटा है और बाकी ये जो इमीडिएट इसके आसपास एमनियन है, और ये फ्लूइड जो भरा हुआ है दिस इज़ एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसमें इस फीटस के कुछ सेल्स जो है ना वो शेड होके जैसे इसमें होते हैं, तो क्या किया जाता है, एक सिरिंज की मदद से इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। ठीक है, इट विड्रॉज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, उस फ्लूइड के साथ क्या होगा, कुछ सेल्स आ जाएंगे एम्ब्रियो के। ठीक है, मतलब इसको बिल्कुल हार्म नहीं होगा बच्चे को या फीटस को, इस फ्लूइड में ही कुछ सेल्स होते हैं जो आ जाते हैं, और उन सेल्स को जो है उनकी स्टडी की जा सकती है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी स्टडी की जा सकती है, और ये पता लगाया जा सकता है कि किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ठीक है ना, सो यहाँ पर इसका प्रोसेस दे रखा है कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कंटेनिंग फीटल टिश्यूज एंड फीटल डीएनए इज एग्जामिन्ड फॉर genetic abnormalities. So this is the technique that is called amniocentesis. बिफोर बर्थ की जाती है ये प्रीनेटल, और एक सिरिंज की मदद से हमने कहा इसमें फ्लूइड निकाला जाता है। तो इसका यूज़ तो ये है कि बच्चे में किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है वो पता लगाना, बट क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली दिस टेक्निक इज़ बीइंग मिस यूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि इसकी मदद से क्या पता लगा रहे हैं लोग कि बच्चा जो है, होने वाला बच्चा, वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, तो हालांकि ये अलाउड नहीं है, बट ऐसा करते हैं कई जो क्लिनिक्स हैं जो कि अनऑथराइज्ड चले होते हैं ना, वहाँ पर ये काम करते हैं डॉक्टर्स। और फिर आपको पता ही है कि जैसे अगर मान लो फीमेल है तो उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है, राइट। सो ये इसका मिस यूज़ है इस टेक्निक का, है तो ये मतलब यूज़फुल टेक्निक है ना, इसकी मदद से जैसे हमने कहा कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है वो पता लगाते हैं, बट कुछ लोग जो हैं फिर इसका मिस यूज़ भी करते हैं फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, विच शुड नॉट बी डन एक्चुअली। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है प्लस टेक्निक कैसे किया जाता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ये क्वेश्चन भी कि इसका मिसयूज़ कैसे हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा कि ये सारे जो भी प्रोग्राम हैं गवर्नमेंट के, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पॉपुलेशन की, है ना। इंडिया में क्या है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि मुश्किल हो जाता है सब लोगों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे ही है। नाउ दिस स्टेट्स, सबसे पहले तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है क्या, देखिए एक्सप्लोजन का मतलब बहुत तेज़ी से अगर पॉपुलेशन बढ़ती है ना, एक छोटे से टाइम पीरियड में, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बहुत कम समय में अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाए तो उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। जैसा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन बता रहा है ये कि 1900 में वो 2 बिलियन थी और 2000 में वो 6 बिलियन हो गई, यानी कि 3 गुना बढ़ गई।
ठीक है, 100 साल में 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ गई है वर्ल्ड की, और इंडिया में भी ऐसा ही हाल है, आपको पता ही है। तो दिस इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एंड इसके कारण क्या हैं, व्हाट आर द रीजंस? यहाँ मेन इसने 4 रीज़न दिए हैं। एक तो अब क्या हुआ है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं ना, तो उससे डेथ रेट कम हो गया है ना। लोगों मतलब जो भी बीमारी हैं उसके इलाज खोज लिए गए हैं ना, तो डेथ रेट कम हो गया है। रिडक्शन इन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, वही जच्चा बच्चा जो है उनकी डेथ रेट में भी कमी आई है क्योंकि हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर हो गई हैं। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज, है ना, वो लोग जो इस एज के हैं, मतलब वही प्यूबर्टी जिनमें आ चुकी है, तो उस एज के लोग जो हैं उनका भी नंबर बढ़ रहा है तेज़ी से। तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है, ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं फिर। ठीक है, पहली बात, पॉपुलेशन जो बढ़ती है, देखिए उसको गवर्न करते हैं कुछ फैक्टर्स मेन, वैसे तो बहुत से हैं ना, लेकिन यहाँ पर आपको 4 चीज़ें हैं। एक तो होता है, देखो, बर्थ रेट, ठीक है, दैट इज़ नेटैलिटी रेट। नेटैलिटी आपको बताया बर्थ को बोलते हैं ना। सो नेटैलिटी रेट, बर्थ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी नेचुरली, ठीक है। और उसी तरह से दूसरा होता है इमिग्रेशन, यानी जो लोग बाहर से अगर आकर इंडिया में कोई सेटल हो गए हैं, है ना, उसको इमिग्रेशन बोलते हैं। तो इमिग्रेशन बढ़ेगा तो भी पॉपुलेशन बढ़ती है। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं इनके कारण पॉपुलेशन बढ़ती है। दूसरी तरफ मॉर्टैलिटी रेट, मॉर्टैलिटी का मतलब होता है डेथ रेट। अगर डेथ रेट बढ़ता है तो नेचुरली पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है। और उसी तरह से एमिग्रेशन वर्ड है यहाँ पर। एमिग्रेशन मतलब जब लोग बाहर जाते हैं, है ना, इंडिया छोड़ के जैसे बाहर चले गए और सेटल हो गए कहीं फॉरेन में, उसको एमिग्रेशन कहते हैं। तो अगर एमिग्रेशन बढ़ता है, लोग बाहर जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन कम होगी, ठीक है ना। कहने का मतलब इन दोनों की वजह से पॉपुलेशन में कमी आती है और इन दोनों की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स गवर्निंग पॉपुलेशन साइज। ये देखिए, नेटैलिटी और इमिग्रेशन जो है उसके कारण पॉपुलेशन बढ़ती है, वेयर एज मॉर्टैलिटी और एमिग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन कम होती है। नाउ ये हम बात कर रहे थे कि ओवर पॉपुलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके कारण क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन भी आता है, तो इसमें आप अपनी मर्जी से भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, है ना, फूड सप्लाई कम होगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जितने ज़्यादा लोग होंगे उन सबको एम्प्लॉयमेंट देना पॉसिबल नहीं होगा। एजुकेशन, है ना, नाउ अगेन उन सबको एजुकेट करना वो भी गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल टास्क होगा। देन इट मे लीड टू पावर्टी, क्योंकि सबके लिए नेचुरली एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, या, है ना। तो इस तरह से प्लस इसमें जैसे और भी आप डाल सकते हो, पोल्यूशन, इट विल इंक्रीज पोल्यूशन। एंड इस तरह से आपके ये 5-6 पॉइंट्स बन जाएंगे। नाउ यहाँ पर 1-2 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं, दैट इज़ ओके, ये तो था ना कि पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, है ना। और उसके बाद आता है ये, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल फिर कैसे किया जाए, है ना, उसको बढ़ने से कैसे रोका जाए। तो इसमें ये 4 मेन पॉइंट्स हैं। देखिए, एक तो है एजुकेशन, नेचुरली पीपल जो है उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के क्या क्या नुकसान है ना। जैसे एक सरकार का एक प्रोग्राम चला था ना, हम दो हमारे दो, है ना, यानी कि 2 बच्चों से ज़्यादा ना हों। तो इस तरह से अगेन वही, मतलब प्रिंट मीडिया में या ऑडियो विजुअल तरीक़ों से लोगों को एजुकेट करना। मैरिजेबल एज,
अगर हम मैरिजेबल एज को बढ़ा दें, है ना, फ़िलहाल क्या है, फीमेल्स के केस में 18 ईयर्स है, मेल्स में 21 ईयर्स है मैरिजेबल एज जो, तो इसको भी अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए 1-2 साल, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा और पॉपुलेशन में कमी आ सकती है। इंसेंटिव्स, कपल्स को इंसेंटिव्स दिए जाएं जिनकी छोटे परिवार हैं, यानी जैसे जो एक बच्चे पे ही ऑपरेशन करवा लेते हैं या 2 पे करवा लेते हैं, उनके लिए इंसेंटिव्स हैं, सरकार देती भी है उनको, है ना, एक्स्ट्रा पे देती है, इंक्रीमेंट मिलती है या ऐसा कुछ कुछ है इस तरह के इंसेंटिव्स। और देन फैमिली प्लानिंग मेथड्स, नेचुरली अलग अलग तरह के बर्थ कंट्रोल मेथड्स उनके लिए हों और ये फैसिलिटीज़ उनको हम दे पाएँ, तो इनके कारण इस तरह से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर 2 चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अगेन वैसे तो एग्ज़ाम में शायद ना पूछें, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो हम बर्थ रेट या डेथ रेट की बात कर रहे हैं, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। नेटैलिटी रेट या बर्थ रेट को कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज़ नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स, पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर, ठीक है। कहने का मतलब जैसे मान लो किसी जगह की पॉपुलेशन जो है वो 50,000 है ना, शिमला की बात कर लेते हैं, मान लो 50,000 यहाँ पर पॉपुलेशन है टोटल, और यहाँ एक साल में मान लीजिए 50 बर्थ्स हुई, है ना, 50 जो है नए बच्चे पैदा हुए मान लीजिए एक साल में, तो फिर बर्थ रेट क्या हुआ यहाँ का, जैसे हम कह रहे हैं ना कि बर्थ रेट कैसे निकाला जाता है, पर 1000 इंडिविजुअल्स, है ना। अगर 50,000 पे 50 बच्चे हो रहे हैं, तो इसका मतलब 1000 इंडिविजुअल्स पे कितना हुआ, एक ही हुआ ना, ठीक है। सो 1 इज़ द बर्थ रेट इन दिस केस, सो इट इज़ कैलकुलेटेड पर 1000 इंडिविजुअल्स। उसी तरह से डेथ रेट का भी सेम ही है, दैट इज़ नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, राइट। और इसी तरह से आपको पता ही है, सेक्स रेशो भी ऐसी निकाली जाती है, मेल और फीमेल, है ना, कि 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, है ना, और जनरली ये कम ही होती हैं, कहीं पे जैसे 900 होता है, कहीं 850 होता है, अलग अलग है, तो ये भी पर 1000 इंडिविजुअल्स ही निकाला जाता है, पर 1000 मेल्स, है ना। बट यहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट का आपने थोड़ा सा ये आपको होना चाहिए आइडिया, बेशक ये एग्ज़ाम में ना आए, बट यू शुड नो अबाउट दिस। सो दिस इज़ फॉर ऑल फॉर टुडे। कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बर्थ कंट्रोल के डिफरेंट मेथड्स के बारे में करेंगे।